So hello students, I am your friend and today I am going to start the next poem, An Epitaph. Students, I hope that you are able to understand all topics, but I appeal and I advise to all students, please you came to delay on my YouTube channels, please subscribe my channels and press bell icon so that you will get latest notifications. तो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो नेक्स्ट पोएम है एपिटॉफ, इस पर डिस्कशंस करने जा रहे हैं। और मैं बताऊं कि आज हमने अबोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज हम इससे आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। आई एम सिटिंग अंडर ए मैंगो ट्री और यहीं पे बैठकर इस कविता का डिस्कशंस कर रहे हैं। और बताऊं कि ये कविता एन एपिटॉफ, जिसके पोएट हैं वाल्टर डी ला मारे। तो सबसे पहले एट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ वाल्टर डी ला मारे साहब। इनके एक छोटे जीवनी पे हम लोग प्रकाश डालेंगे, जो आपके बुक पे जो छोटा एक जीवनी दिया गया उस पे हम डिस्कशंस कर रहे हैं। हाँ, अब है कि ये जीवनी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज जो एग्ज़ाम का दौर है, ऑब्जेक्टिव्स का दौर है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये कवि के जीवनी के बारे में प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए, आप तैयार हैं तो फिर चलते हैं हम लोग पोएम पे। तो ये जो पोएम्स है एन एपिटॉफ, तो सबसे पहले हम जानेंगे एपिटॉफ का मतलब क्या होता है। तो एपिटॉफ का मतलब होता है अभिलेख, यानी जब कोई मर जाता है, डेथ कर जाता है, तो उनको दफना दी जाती है और उनके ऐसे कब्र को मिट्टी रखा जाता है, उसको सीमेंटेड कर दिया जाता है, लेकिन उनके सामने तख्ती लगा दी जाती है। तख्ती, और उस तख्ती पे उनका नाम वगैरह, चाहे डेट वगैरह सब लिख दी जाती है। उसी को हम लोग एपिटॉफ बोलते हैं। तो याद रहेंगे ना, एपिटॉफ तो समझ गए ना। अब आते हैं वाल्टर डी ला मारे साहब का एक छोटा जीवनी अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी किताब के अनुसार। तो कह रहे हैं वाल्टर डी ला मारे 1873-1956 was born in the village of कार्ल्टन्स इन केंट, इंग्लैंड। तो इसमें तो कोई कठिन शब्द नहीं है। बर्न मतलब जन्म लेना, विलेज मतलब गांव, कार्टन एक गांव का नाम है, इंग्लैंड तो जानते ही हैं। तो वाल्टर डी ला मारे साहब का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड के केंट में कार्टन गांव में 1873 ईस्वी में वाल्टर डी ला मारे साहब का जन्म हुआ था। ओके, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, लॉस्ट मतलब खो दिए, है ना, और आप जानते हैं मूव मतलब घूमना मुड़ना, और फैमिली मतलब परिवार। लंदन आप जानते हैं कि ब्रिटेन जो देश है उसकी राजधानी कहाँ है? लंदन है। तो वह यानी वाल्टर डी ला मारे साहब मात्र 4 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, इसीलिए पूरी फैमिली कहाँ मूव कर गई? तो पूरा परिवार उनका लंदन चला गया। ही इज़ नॉन, यह नो का थर्ड फॉर्म से नो, वह जाने जाते हैं फॉर ही सेंसिटिव कंसर्न, अपने संवेदनशील संबंध के लिए जाने जाते हैं, विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की दुनिया का संवेदनशील संबंध के लिए जाने जाते हैं, एंड वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और अलौकिक दुनिया के बारे में भी जाने जाते हैं। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, इनकी जो कविता है सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन, एंड पीकॉक पाई और पीकॉक पाई, ये दो जो पोएम्स है डिपिक्ट वर्ल्ड्स ऑफ ड्रीम, ये दोनों कविता दुनिया, सपनों के दुनिया को प्रकट करता है। डिपिक्ट मतलब क्या होता है? दिखाता है, प्रकट करता है। बट लेकिन इवन इन दिस सॉन्ग्स, बट इवन इन दिस सॉन्ग, लेकिन इन गीतों में भी देयर इज़ नो टॉप मेलांचोली, इन गीतों में भी दुख का प्रकट होता है। द पोएट मेक्स अस, कभी हम लोगों को बनाते हैं क्या? अवेयर, जागरूक करते हैं ऑफ द इनह्यूमन्स कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी आधुनिक जीवन की जो दशा, आधुनिक जो जीवन है
वो कैसे जो दशा है उनकी निर्दयता, उनकी कष्ट के बारे में जागरूक करते हैं। हिज शो जो दिखाते हैं, हिज जीनियस अपनी प्रतिभा को प्रकट करते दिखाते हैं बाई इवनिशिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन द ओल्ड थीम्स, पुराने थीम्स के और आधुनिक रुचि को प्रकट करते हुए अपने जीनियस को, प्रतिभा को दिखाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट्स इन 1953, यानी रानी एलिजाबेथ सेकेंड ने 1953 में वाल्टर डी ला मार साहब को ऑर्डर ऑफ मेरिट्स पुरस्कार से नवाजी। ये इनका एक छोटा सा ये जीवनी हो गया। अब आते हैं, आप किताब में देखना कि बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस को करना क्या है कि क्वेश्चंस को मान लीजिए आपके क्लास में अगर 30-40 स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप बना लीजिए, 5-5 या 10-10 का जब ग्रुप बना लेंगे, इस क्वेश्चंस को उस ग्रुप में डालेंगे तो उस सारे स्टूडेंट्स अपने अपने विचार को देंगे, तो उस विचार से एक नया एक आइडिया आपको डेवलप होता है। जैसे पहला है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, कह रहा है कि एक छोटा समूह बनाइए एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को डिस्कस कीजिए। किंग्स एंड रूलर्स बिल्ड मेमोरियल्स इन द मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस, जो राजा महाराजा है, बादशाह है, वो जिनको चाहते, जिनसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी याद में स्मारक खड़ा करते हैं, स्मारक बना देते हैं। हाउ डू कॉमन मैन रिमेंबर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु हैव डाइड, तो साधारण लोग हैं, उनके जो कोई रिलेटिव्स है या कोई उनके चाहने वाले हैं वो डेथ कर जाए तो वो कैसे याद करेंगे। यही क्वेश्चंस को उस ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप में देना है कि अपना विचार प्रस्तुत करें, है ना। तो निश्चित रूप से आप देखना कि सही बात है, राजा जब डेथ कर जाता है तो निश्चित रूप से कि वो लोग को पैसा ज़्यादा है, ज़्यादा वेल्थ है, तो वो उनकी याद में तो स्मारक खड़ा कर देते हैं। लेकिन साधारण लोग जो मर जाते हैं उनको कैसे हम याद करेंगे, है ना। तो उनको कैसे याद करेंगे, निश्चित रूप से उनकी जो क्वालिटीज़ है, उनकी गुण है, वही चीज़ें याद आती है, ना उनकी दौलत याद आती है, ना उनकी मकान याद आती है, बल्कि दुनिया में जो अच्छा वर्क किए हैं, काम किए हैं, वही चीज़ें आपको याद आती हैं, है ना। दूसरा है यू माइट हैव कम अक्रॉस सम लाइन्स ऑफ वर्ड्स रिटन ऑन ग्रेव और ऑन मेमोरियल्स, आप जब गुजरते हो कैसे और कहीं कब्र पे या स्मारक पे कुछ लिखा रहता है ना, लाइन्स है लिखे हैं, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एपिटॉप्स एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी महत्व क्या है। बात वही ना है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो उस तख्ती को, एपिटॉप को देखकर हमको याद आ जाता है कि इस शख्स का ये ग्रेव है और उनके बारे में उनकी मेरिट और डिमेरिट्स हमारे अंदर अब गुजरने लगता है कि ये शख्स ने कितना अच्छा काम किया है। वो चीज़ें आपके अंदर आती है, डिमेरिट्स है वो भी चीज़ें अंदर आती है, लेकिन डेफिनेटली जो मेरिट्स होती है ना कहीं आपके अंदर उनके प्रति स्नेह, प्यार, और जब भी उनके लिए दो शब्द कहेंगे तो अच्छे शब्द निकलते हैं। अगर अवगुण है तो निश्चित रूप से उनको भी तो याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बुरे शब्द निकल जाते हैं, है ना। तो आते हैं, अब डायरेक्ट चलते हैं, अब आते हैं पोयम पे। हमारी कविता क्या करे, कविता पे डिस्कशंस करते हैं, उसके बाद फिर हम बातें करें। तो यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं ना, वाल्टर डी ला मारे साहब, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कब्र को देख कर इंगित करके कवि कह रहे हैं कि यहाँ दफन है, दफनाई गई है, सबसे सुंदर एक औरत को यहाँ दफनाई गई है। आई थिंक इन दिस लाइन द पोएट सेज हियर इज ए ग्रेव, इन दिस ग्रेव द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन्स लाइट अप ए स्टेप एंड हार्ट्स व्हाट सी। लाइट अप स्टेप एंड हार्ट्स का मतलब वो कहता है भटकना, ऐसे भटकना कि उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं, ऐसा ही भटक रही है ना। वासी, ऐसी वो औरत थी, वो तो सुंदर थी, काफ़ी सुंदर थी और बहुत मन चली थी, यानी बहुत घूमने वाली। और वो कैसे घूमना, वो उस घूमने में ना कोई उसकी इच्छा है, ना कोई चाहत है, ना कोई कमिटमेंट है, वैसा ही वो घूमने वाली औरत थी। आई थिंक, कभी कहते हैं मैं सोचता हूँ, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कभी कहता है कि मुझे लगता है कि वह सबसे सुंदर औरत है, वो सबसे सुंदर औरत है दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो थी कभी ऐसी भी पश्चिम देशों में। और ये औरत कहाँ से बिलोंग करती थी, तो पश्चिमी देशों से बिलोंग करती थी। एंड
डिस्कशंस कर रहे हैं कि भाई सबसे सुंदर औरत को इसमें दफनाया गया है, और पश्चिम की सबसे सुंदर, पश्चिम के मतलब अगर पश्चिम दिशाओं में जो कंट्रीज है यानी इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इस सबसे सुंदर औरत है यहाँ पे दफनाया गया है। लेकिन आगे कह रहे हैं कि बट ब्यूटी वैनिशेस, वैनिशेस मतलब गायब होना, विलुप्त होना, लेकिन ये जो है ना सुंदरता नष्ट हो जाती है। ब्यूटी पासेज यानी ये सुंदरता चली जाती है। हाउएवर रेयर, रेयर इट बी, भले ही कितनी दुर्लभ क्यों ना हो, भले ही वो कितनी सुंदर हो, लेकिन एक न एक दिन वो सुंदरता ख़त्म हो जाती है, एक न एक दिन वो सुंदरता गायब हो जाती है। यहाँ कवि का कहने का मतलब है निश्चित रूप से हमारी धन, हमारी सुंदरता, इस पे एक गुरूर करना, इस पे घमंड करना, ये बहुत ही गलत होता है, क्योंकि एक न एक दिन वो सुंदरता वो गायब हो जाती है और केवल आपकी वो गुण, आपके मेरिट ही याद रह जाती है ना। आगे कहते वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। अब अपने बारे में याद करते हैं, कभी कहते हैं कि जब मैं नाश हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद रखेगा भाई, कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, या पश्चिमी देशों की नारी, यह जो पश्चिमी देशों की नारी है ना, ये तो मैं जब मैं नाश हो जाऊंगा तो कौन याद करेंगे, जिस तरह के ये पश्चिमी देशों की नारी को याद करते हैं। कवि यहाँ पे बताने की ये कोशिश कर रहे हैं ना कि कवि का मेन यहाँ पे थीम्स है कि आदमी चाहे आपके अंदर सुंदरता हो, धन हो, दौलत हो, ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए है और ये नाश कर जाता है। और नाश करने के बाद डेफिनेटली कभी तो यहाँ उस सुंदरता को तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन देखा जाता है कि जो आदमी की क्वालिटी होता है, जो गुण होता है, वो कभी नहीं मरता है। जीते जी भी क्वालिटी को लोग याद करते हैं और मरने के बाद भी आपके गुण को याद करते हैं, ये याद जरूरी है। इसलिए ये अंग्रेज़ी में भी एक प्रोवर्ब्स है कि हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है, काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। चाहे आप काफ़ी ही खूबसूरत है, आप फैक्ट्री में काम करने के लिए जाओगे, अगर आप काम नहीं करते हो तो उस फैक्ट्री के मालिक आपको सैलरी नहीं देगा, बल्कि कल आपको निकाल देगा। तो काम इसलिए कहता है वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। इसीलिए कभी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंडिकेट भी कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम दुनिया में आए हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि हम अच्छा काम करके जाएं, ताकि मरने के बाद उस काम को याद करें।